अब आगे देखते हैं एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी अभी बताया था आपको कि पूरे भारत में लागू है और 20 से ज्यादा एम्प्लॉय अगर काम कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो वहां पे ये लागू होगा। अब एम्प्लॉय की कैटेगरी अगर बात की जाए तो अप्रेंटिस को छोड़कर कोई भी पर्सन जिसको हायर किया गया, वेजेस दिया जा रहा है और जिसकी सैलरी 21,000 से कम है, चाहे वो किसी भी तरह का काम कर रहा है, स्किल, अनस्किल, मैनुअल, सुपरवाइजर, टेक्निकल, क्लैरिकल, और चाहे उसकी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इम्प्लाइड है या एक्सप्रेस्ड है, ठीक है, हायर किया गया है, चाहे उसको रिवॉर्ड दिया गया, वो एम्प्लॉय माना जाएगा। अब यहाँ पर कंपनी की क्या कैटेगरी है और एम्प्लॉय की थोड़ी सी समझ लेते हैं। देखो, परमानेंट एम्प्लॉय यहाँ पे कंसिडर किए जाएंगे, साथ के साथ जो टेम्परेरी वर्कर हैं उनको भी बोनस दिया जाएगा, 30 रेट वर्कर को भी बोनस मिलेगा, प्रोबेशनरी वर्कर हैं, सीजनल एम्प्लॉय हैं, पार्ट टाइम एम्प्लॉय हैं, डेली वर्कर हैं, रिट्रेंच एम्प्लॉय है, डिसमिस एम्प्लॉय है, ये सभी कवर है बोनस के अंदर। क्लियर? इसके साथ साथ मैंने इनके केस भी डाल दिए, मतलब टेम्परेरी वर्कर के लिए कवर करने के लिए केस हुआ था बीडी कदम वर्सेस एमजी गे, तो उसमें ये डिसाइड किया गया था कि भाई टेम्परेरी वर्कर को भी बोनस देना पड़ेगा। ये सारे केसेस मैंने यहाँ पे नाम शॉर्ट में डाल दिए, ठीक है। इसके साथ साथ बोनस कंपनी कब देगी? बोनस कंपनी देगी 5 साल पुरानी होने के बाद, यानी अगर कोई कंपनी 5 साल पुरानी है वो बोनस देना शुरू कर सकती है। 5 साल तक एक तरीके से उसको छूट मिलती है, ठीक है। अगर 5 साल के दौरान उसको जो है बोनस प्रॉफिट होता है तो देना चाहे दे सकती है, बट अगर प्रॉफिट नहीं होता है तो कंपनी अगर ना चाहे देना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कंपनी पे कोई लाइबिलिटी नहीं होगी 5 साल तक, ठीक है। 5 साल के बाद 6ठे साल से लाइबिलिटी शुरू हो जाएगी, ठीक है। चाहे कंपनी को लॉस ही हो, 6ठे साल में अगर कंपनी को लॉस भी हो रहा है तो कंपनी को देना पड़ेगा 6ठे साल, ठीक है। कंपनी में कम से कम 20 एम्प्लॉय हो और कंपनी को प्रॉफिट हो रहा हो, ठीक है, और एम्प्लॉय जो कवर हो वो उनकी जो सैलरी हो 21,000 से कम हो। चलिए अब बात करते हैं किस पर ये लागू नहीं होगा। तो ये लागू नहीं होता है मोस्टली फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं या कंपनी होती हैं उन पर, ठीक है, एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट होते हैं या और इसके अलावा आपका जैसे यूनिवर्सिटी हो गया, इसके अलावा हेल्थ केयर के जो सेक्टर होते हैं जैसे आपका हॉस्पिटल हो गया, इन पर मोस्टली नहीं लगता। तो देख लेते हैं जैसे लाइफ इंश्योरेंस है, मर्चेंट शिपिंग एक्ट जहां पे लागू है, डॉक वर्कर हैं, इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी यहाँ पे लागू नहीं होता है, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी पे लागू नहीं होता है, यूनिवर्सिटीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे लागू नहीं होता है, हॉस्पिटल इंक्लूड इंस्टीट्यूशन इंक्लूड जैसे हॉस्पिटल है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, सोशल वेलफेयर है, ठीक है, इन पे लागू नहीं होता है। रिजर्व बैंक हो गया, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिशमेंट हो गया, डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हो गया, नेशनल नाबार्ड हो गया, ठीक है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया हो गया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक हो गया, और employed by the inland water transport establishment operating on route passing through any other country। इसके अलावा जो पब्लिक सेक्टर की कंपनी है उन पर भी ये लागू नहीं होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बात कही गई है कि इफ देयर इज एनी कंपटीशन ऑफ पब्लिक सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट विद सिमिलर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर एंड गेटिंग मोर देन 20% इनकम ऑफ द ग्रॉस इनकम ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट इन पब्लिक सेक्टर, दिस एक्ट शैल अप्लाई ऑन सच एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो ऐसी एस्टेब्लिशमेंट पे फिर वो लागू हो जाएगा अगर वो पब्लिक सेक्टर की कोई एस्टेब्लिशमेंट कंपटीशन कर रही है प्राइवेट सेक्टर से, ठीक है, और 20% का जो है वहां पे उसको रेवेन्यू जनरेट हो जाता है ग्रॉस इनकम का, तो वहां पे फिर, और वो सिमिलर सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं दोनों, ठीक है, सेम चीज में है वो, तो वहां पे फिर उस पब्लिक सेक्टर वाली कंपनी पे लागू हो जाएगा ये। पब्लिक सेक्टर हम समझ लेते हैं वैसे होता क्या, बाय द वे, जो गवर्नमेंट के अंडर में कंपनी होती है उसको पब्लिक सेक्टर कंपनी माना जाता है। इसके अलावा कोई ऐसी कॉर्पोरेशन है या कंपनी है जिसमें गवर्नमेंट का 40% तक हिस्सा है, गवर्नमेंट का हो, आरबीआई का हो या दोनों का मिलाकर हो, ठीक है, तो ऐसी कंपनी को हम पब्लिक सेक्टर मानते हैं, ठीक है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट तो आपको मालूम ही है, माइंस, पोर्ट, रेलवे, ऑयल फील्ड, प्लांटेशन एस्टेब्लिशमेंट अंडर कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो यहाँ पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कंसीडर की जाएगी, बाकी सभी जगह स्टेट गवर्नमेंट। वेजेस, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, वेजेस, बेसिक सैलरी और डीएनएस अलाउंस को हम कंसीडर करते हैं। एलिजिबल फॉर बोनस वो एम्प्लॉय यहाँ पर एलिजिबल होंगे जिन्होंने 2 क्राइटेरिया फॉलो कर रखे हैं। पहला, उनकी सैलरी 21,000 से कम हो, और दूसरा, उन्होंने पूरे साल के अंदर कम से कम 30 दिन वर्किंग किया हो, ठीक है। जैसे ग्रेचुटी में हम देखते थे पूरे साल में भाई 240 दिन, यहाँ पे इतने दिन नहीं देखने, यहाँ पे बस ये देखना है कि इस एम्प्लॉय ने पूरे साल में 30 दिन वर्क किया है नहीं किया है। अगर 30 दिन काम किया है उसने तो उसे हम कंसिडर करेंगे बोनस के लिए, और हर महीने जितने दिन उसने काम किया उतने ही दिन का बोनस उसके उस महीने का मिलेगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं मैक्सिमम सीलिंग पॉइंट क्या है बोनस का। तो यहाँ पर 2 सीलिंग पॉइंट है, एक है सैलरी का और एक है कैलकुलेशन का। तो सैलरी का है 21,000, जिनकी भी सैलरी 21,000 से कम है वो इसके दायरे में आते हैं, और कैलकुलेशन के लिए हम करते हैं 7,000 को कंसिडर, ठीक है, और मिनिमम वेजेस इसमें जो ज्यादा होगा। अब बात करते हैं वेजेस की। वेजेस की मोटा मोटा मैंने अभी आपको बता दिया था, बेसिक और डीए। इसके अलावा ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको हम वेजेस में इंक्लूड नहीं करते हैं? तो ये सारी चीजें हम वेजेस में इंक्लूड नहीं करते हैं, जिसमें आपका सप्लाई ऑफ लाइट हो गया, वाटर हो गया, मेडिकल अटेंडेंस हो गया, एमिनिटीज हो गई, अदर फूड ग्रेन्स और अदर आर्टिकल्स हो गया, ट्रैवल कंसेशन हो गया। बोनस कौन सा वाला? बोनस हो गया आपका प्रोडक्शन वाला, अटेंडेंस बोनस हो गया,
ठीक है, इंसेंटिव बोनस हो गया, ये सारे अमाउंट भी हम वेजेस के तौर पे कंसीडर नहीं करते हैं। इसके अलावा कंट्रीब्यूशन पेड टू द पीएफ, ईएसआईसी, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन और कमीशन पेबल और ग्रेचुटी, ये सारी चीजें आपके वेजेस में कंसीडर नहीं किए जाएंगे। तो मोटा मोटा बस ये समझो कि बेसिक और डीए है, ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ द नंबर ऑफ द वर्किंग डेज, तो कंप्यूटेशन ऑफ द नंबर ऑफ द वर्किंग डेज बिल्कुल सिमिलर वैसे ही है जैसे आपका ग्रेचुटी में था। तो ग्रेचुटी में हमने क्या कहा था कि अगर कोई एम्प्लॉय बीमार पड़ जाता है या ले ऑफ पे चला जाता है या स्ट्राइक पे चला जाता है या फिर उसकी जो है टेम्परेरी डिसेबलमेंट हो जाता है या मैटरनिटी लीव पे चली जाती है कोई फीमेल एम्प्लॉय, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम उसकी सर्विस को कंटिन्यूअस ही कंसीडर करेंगे, बशर्ते उसकी गलती ना हो किसी ऐसे काम में जिसकी वजह से काम रोका है, डिफॉल्ट एम्प्लॉय का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उस कंडीशन में उसकी हम सर्विस को कंटिन्यूअस मानेंगे, ठीक है, और उस साल उसके दिनों को उसके जो काउंट करेंगे 30 दिन का जो वर्क काउंट करेंगे, वर्किंग डेज काउंट करेंगे, तो उसमें उन छुट्टियों को भी कंसीडर करेंगे अगर शॉर्ट पड़ रहे हैं तो, ठीक है। सो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द बोनस, तो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द बोनस वैसा ही है जैसे ग्रेचुटी में था। अगर कोई एम्प्लॉय फ्रॉड करेगा, राइटर्स बिहेवियर करेगा, वायलेंट बिहेवियर करेगा, चोरी करेगा, मिस एप्रोप्रिएशन, सैबोटेज करेगा, तो उस केस में कंपनी उसको निकाल सकती है और उसका बोनस खत्म कर लेगी, ठीक है। इसके अलावा बोनस के अमाउंट से उसका एडजस्टमेंट भी कर सकती है। साथ के साथ अगर कंपनी ने एम्प्लॉय को पहले ही कुछ अमाउंट बोनस का दे दिया जिसको बोलते हैं इंटरिम बोनस, ठीक है, तो वो अमाउंट वो एडजस्ट कर सकती है फाइनल अमाउंट से, ठीक है। इसके अलावा कोई कस्टमरी बोनस दे दिया है, कस्टमरी बोनस मतलब पूजा बोनस, दिवाली बोनस, ठीक है, तो इस अमाउंट को भी वो स्टैच्यूटरी बोनस में एडजस्ट कर सकती है। याद रहेगा ये, यानी इंटरिम बोनस और कस्टमरी बोनस अगर कंपनी ने दिया है तो जितना अमाउंट दिया है उतने अमाउंट को जो स्टैच्यूटरी बोनस है उससे एडजस्ट कर सकती है कंपनी। डिडक्शन की बात करें तो डिडक्शन ऑफ सर्टेन अमाउंट फ्रॉम बोनस पेबल, तो अगर कोई भी डिडक्शन होता है, एन एम्प्लॉय शैल बी disqualified from receiving bonus under this act if he is dismissed from service for only deduction from the same accounting year, where in any accounting year is employee is found guilty or of misconduct causing financial loss to the employer, then it shall be lawful for the employer to deduct the amount or loss from the amount of bonus payable by him to the employee under this act in respect of the accounting year only, यानी उसी accounting year में आपको डिडक्ट करना है। एंड द एम्प्लॉय शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव द बैलेंस, जो अगर उसका बचा होगा वो उसको वापस दे दीजिए। मान लीजिए उसका 10,000 रुपए का बन रहा है बोनस और उसने नुकसान कर दिया 4,000 रुपए का, तो आप उसके 4,000 डिडक्ट कर लो उसी साल में, 6,000 उसको दे दो, इस तरह से, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आप करोगे, जिस फाइनेंशियल ईयर में लॉस हुआ है उसी में आप डिडक्ट कर लो। रिकवरी ऑफ द बोनस ड्यू फ्रॉम एन एम्प्लॉयर, वेयर एनी मनी इज ड्यू टू एन एम्प्लॉय बाय द वे ऑफ बोनस फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर अंडर सेटलमेंट और अवार्ड or agreement, the employee himself or any person authorized by him in writing in his behalf, or in the case of the death of the employee, his assignee और legal heir या nominee जो है वो अप्लाई करेगा, वो एक एप्लीकेशन देगा appropriate गवर्नमेंट को, ठीक है, रिकवरी ऑफ द मनी ड्यू टू हिम एंड इट शैल इशू अ सर्टिफिकेट फॉर द अमाउंट टू द कलेक्टर। जैसे ग्रेचुटी में होता है ना, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि भाई ये इसका अमाउंट रिकवर कराना है, तो जो अथॉरिटी होगी वो उसके अमाउंट को रिकवर कराएगी। एप्लीकेशन शैल बी मेड विद इन 1 ईयर, एक साल में वो आप एप्लीकेशन कर सकते हो बोनस अगर ड्यू है तो, अगर कंपनी ने नहीं दिया है। इफ द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड दैट द एप्लीकेंट हैज सफिशिएंट कॉज फॉर नॉट मेकिंग एन एप्लीकेशन विद इन द सेड पीरियड, सो इट कैन बी एक्सेप्टेड आफ्टर 1 ईयर। तो लेकिन सेटिस्फेक्शन कॉज होना चाहिए, तभी वो एक साल के बाद आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जाएगा। अब यहाँ पर एम्प्लॉय और कंपनी के बीच में जो बोनस से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होता है तो इसको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ही कंसीडर किया जाएगा, और उसी के तहत इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत ही इसको मतलब प्रोविजन फॉलो किए जाएंगे और उसको रिजॉल्व किया जाएगा। जो अथॉरिटी होती है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में वही इसको यहाँ पे हैंडल करेंगे। मिनिमम एंड मैक्सिमम बोनस कितना होता है, देखिए मिनिमम बोनस होता है 8.33 और मैक्सिमम बोनस होता है 20%। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। कंपनी को अगर ज्यादा फायदा होगा तो कंपनी ज्यादा बोनस देगी, कम फायदा होगा कंपनी को तो कम बोनस देगी, फाइनेंशियल ईयर में उसको जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है टोटल, ठीक है, उसके बेसिस पे। तो अभी मोटा मोटा बस आप इतना समझ लीजिए, मिनिमम बोनस 8.33 है और मैक्सिमम बोनस 20% है। इसको आगे देखेंगे कैसे ये मिलेगा और कब, पहले हम ये देखते हैं ये मिलेगा कब। तो जो बोनस मिलेगा वो विद इन 8 मंथ में मिलेगा, ठीक है। अब ये 8 मंथ कब से मिलेगा, देखो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल से लेकर मार्च तक, जैसे अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 1 अप्रैल से लेकर 2020 मार्च तक का, ठीक है। तो जैसे ही आपका ये पूरा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा, यानी मार्च 31 मार्च 2022 में ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा, उसके 8 महीने के अंदर देना है कंपनी को बोनस। किस साल का, इस वाले साल का, इस वाले फाइनेंशियल ईयर का, समझ लो। अब ये कब तक देगी 8 महीने, 8 महीने खत्म हो जाते हैं 30 नवंबर 2022 को, लास्ट डेट है, उससे पहले पहले देना है। यानी 1 अप्रैल 2022 से लेकर 30 नवंबर 2022 के बीच में कभी भी दे सकती है कंपनी।
तो ज्यादातर कंपनियां करती हैं अक्टूबर के महीने में देती हैं, अक्टूबर के महीने में दिवाली भी आती है। उसके पीछे रीजन थोड़ा सा ये भी रहता है कि उनका फाइनेंशियल कैलकुलेशन चलती है, बैलेंस शीट बनती है, फिर उनका टैक्स जमा होता है, फिर उसके बाद स्टेटमेंट निकलती है, एलोकेबल सरप्लस अवेलेबल सरप्लस निकालते हैं, देन उसके बाद वो तय करते हैं कि भाई इतना बोनस बनेगा, फिर वो पे करते हैं। तो इसमें टाइम लगता है, ठीक है। तो अगस्त तक ही उनका जो है बैलेंस शीट बन पाती है, तो वो अगस्त अक्टूबर तक पे कर देते हैं। वरना करने को तो कंपनी अगर चाहे तो अप्रैल में भी पे कर सकती है, बट उसके पास प्रॉपर डेटा नहीं होता है। वो डेटा तभी आता है जब बैलेंस शीट बनती है और टैक्स वैक्स जमा हो जाता है, उसी के बेसिस पे वो बोनस की डिटेल निकाल कर तब बोनस पे करती है। अच्छा, यहाँ पे दो प्रैक्टिस है। एक प्रैक्टिस तो ये होगी जो मैंने अभी बताई है आपको कि भाई फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद 8 महीने के अंदर आपको पे करना है बोनस, पिछले फाइनेंशियल ईयर का, ठीक है। दूसरी प्रैक्टिस क्या है, कंपनी ये करती है कि आपका सीटीसी के अंदर ही बोनस इंक्लूड कर देती है, और उसी में से बोनस क्या करती है, आपकी ग्रॉस में से डिडक्ट करती, मतलब सीटीसी में से डिडक्ट करके ग्रॉस में आपका पे कर देती है। यानी ऐसे शो करती है कि आपसे ही काटा और आपको ही दे दिया। तो ये दोनों प्रैक्टिस ठीक है। इसमें फिर वो 8 महीने बाद देने की जरूरत ही नहीं है, जिस महीने सैलरी मिल रही है उसी महीने बोनस भी आपको मिल गया, ठीक है। तो ये दोनों प्रैक्टिस ठीक है।